तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं युगल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल द ई मेंटोर पर। दोस्तों, क्या आप लोग एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप सेमेस्टर एग्जाम्स में अपने मार्क्स को गेन करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई जैसे एग्जाम्स के लिए स्टडी करना चाहते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए आपको केवल एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को डीपली स्टडी करना। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हम लोगों को यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट इतने डीपली नहीं पढ़ाए जाते हैं, या फिर अगर कहीं पढ़ाई भी जाते हैं तो हम लोग उस टाइम पे सब्जेक्ट्स को इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, या ऊपर ऊपर से ही स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर हम लोग आ गए हैं हमारे इस चैनल द ई मेंटोर पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स को जीरो टू एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करवाया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज में दोस्तों हम लोग 3 लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप, मोबिलिटी, रेजिस्टेंस, इन सबको पहली 3 क्लासों में डिस्कस कर लिया है। और आज दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग दोस्तों स्टडी करेंगे अपने रेजिस्टेंस के पार्ट 2 की। कि रेजिस्टेंस में हमारा जो भी पार्ट पोर्शन रह रखा है उसकी हम लोग दोस्तों स्टडी करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए थे, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, उनके बेसिस पे दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जेई के पीवाईक्यू हैं, यानी कि एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चंस को खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, सही करते हैं गलत करते हैं ये चीज़ अभी दोस्तों मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप अभी अपनी लर्निंग स्टेज में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, यानी कि सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सर जब आपने हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ाया था तो आपने हमें बताया था कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, दैट इज टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। तो सर हमें याद है कि आपने हमें नोट बना के लिखवाया था कि किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये मैंने आपको नोट बना के लिखा रखा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल से क्या मतलब है कि कंडक्टर मटेरियल किस टाइप का मटेरियल है, किस कंपोजिशन में, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो ये कहीं ना कहीं टाइप ऑफ मटेरियल को डिनोट करता है। तो सर हमने पढ़ा है, आपने पहला पॉइंट ये लिखाया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि कॉपर के लिए कुछ और होगा, एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगा। तो मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है। तो सर दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मटेरियल। दोस्तों एक बारीक चीज समझिएगा थोड़ा सा। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया है कि रेजिस्टिविटी जो होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, ये हर मटेरियल का फिक्स होता है। जैसे कॉपर का है तो कॉपर का मैंने आपको लिखा रखा है कितना होता है, तो वो कॉपर के लिए फिक्स होगा। सिल्वर का है, सिल्वर के लिए वो फिक्स होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर मटेरियल की क्या होती है, फिक्स होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर मटेरियल का क्या होता है, फिक्स होता है। ये केवल 3 चीजों पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेस पे। तो रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है सर। यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी यानी कि रो पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत। फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि पहला भी और दूसरा भी सही है, तो पहला तो गलत है ना, तो इसीलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो यही आपका राइट आंसर होगा। जिन जिन दोस्तों ने भी इसका राइट आंसर दिया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अपने लर्निंग स्टेज में अच्छे ढंग से चीजों को सीख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, 2 वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L, 12 एंड रेडियस R, 2R, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोस्तों हमें पूछा है कि दोनों के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें, हमें पता है 2 वायर है ए और बी, पहली वायर ए, दूसरी वायर बी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। और दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, एसएससी जेई के पीवाईक्यू है। ठीक है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है।
और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। तो दो वायर है ए और बी, आप में से कई लोगों ने इस तरीके से किया होगा। पहले की लेंथ एल है, दूसरे की लेंथ 2l है, ठीक है सर। पहले की रेडियस आर है, दूसरे की रेडियस 2r है। अगर हम लोग, अब क्योंकि वायर है ना, वायर कैसी होती है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है सर। और अगर हम लोग इसका रेडियस यहाँ पे आर माने, इसका रेडियस यहाँ पे आर माने, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। बोले हाँ जी सर। तो अगर रेडियस आर होगी तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस कितनी है, 2r है, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा, r की जगह 2r रखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। तो फिर आप कई लोगों ने किया होगा, रो ए बराबर कितना होगा, आर ए इंटू में ए, यानी कि ए का रेजिस्टेंस इंटू में ए का क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन में ए की लेंथ कितनी है, एल है, तो ये आया होगा आपका आर ए इंटू में ए का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल, ठीक है। ऐसे ही रो बी का भी निकाला होगा और देन फिर उसको रो ए अपॉन में रो बी करके निकाला होगा और आपका आंसर शायद 2:1 आया होगा या फिर 2/1 आया होगा। तो जिन जिन दोस्तों ने भी ये काम किया है उन्होंने बहुत मूर्खता भरा काम किया, अपनी मूर्खता का परिचय दिया है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से नहीं बनेगा। अच्छा सर क्या बात कर रहे हो, फिर कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में इतना कुछ करना है ही नहीं, इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। अरे सर हमने तो इतना बड़ा सॉल्यूशन किया और आप कह रहे हो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों। क्योंकि दोस्तों इसने क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, क्वेश्चन में आंसर दे रखा है मतलब क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, टू वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि जो दो वायर ए है और बी है ये सेम मटेरियल की है, यानी कि अगर वायर ए कॉपर की है तो वायर बी भी कॉपर की है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। बोले हाँ जी सर। तो इसकी भी कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, यानी कि रो ए बराबर इतना और यही रो बी बराबर इतना। तो जब हम लोग रो ए अपॉन में रो बी करेंगे, तो 1.6 अपॉन में 1.6 आ जाएगा, तो ये कट के 1/1 आ जाएगा। बोले हाँ जी सर। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। तो ये इसका आंसर होना दोस्तों। तो इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगर क्या है, मटेरियल सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी तो सेम ही होगी ना भाई। देखो दो वायर हैं, दोनों ही कॉपर के हैं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम ही होगी। दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है तो उसके इस रेजिस्टिविटी का रेशियो या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, जब सेम है तो 1:1 ही तो होगा। बोले हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है और पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जिन जिन दोस्तों ने ये क्वेश्चन बना लिए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। अब आइए अब चलते हैं अपने आज की क्लास के टॉपिक पर। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हमारे पास टॉपिक रहने वाला है दैट इज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कि सर कार्बन रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग। अब सबसे पहले सर ये बताइए कि कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मेरे भाई कार्बन रेजिस्टेंस बहुत छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस, जिन पे कोई भी वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस, एक ऐसा बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस जिसपे उसकी वैल्यू लिखना है, वैल्यू मतलब 5 ओम का है कि 10 ओम का है कि 15 ओम का है, ये लिखना पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर ठीक है सर। तो इसलिए हम लोग इस पे क्या करते हैं, कलर्स की एक कोडिंग करते हैं, कलर्स की लेयर खींचते हैं, कलर्स की लेयर बनाते हैं, जिन्हें हम लोग बैंड बोलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। और उन बैंड का कुछ ना कुछ नंबर होता है, उन बैंड का क्या होता है, कुछ ना कुछ नंबर होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू का आइडिया लगाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो कार्बन रेजिस्टेंस एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम लोग उस पर नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, कलर्स के बैंड बना देते हैं और जिसके थ्रू हम लोग उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, गैस करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। आप लोगों ने कार्बन रेजिस्टेंस को देखा भी होगा, छोटे छोटे पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, या फिर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप अपनी बेसिक इलेक्ट्रिकल की लैब में जाइए और वहाँ पे अपने लैब असिस्टेंट से कहिए कि सर हमें जो है कार्बन रेजिस्टेंस देखना है, तो वो आपको दिखा देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब चलते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस की तरफ। अच्छा, कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं दोस्तों, मैंने कहा कि इन पे क्या होते हैं, कलर्स की लेयर होती है और उन कलर्स की लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। ठीक है सर, बैंड बोलते हैं। अब वो बैंड 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, उसके बेसिस पे इनके टाइप होते हैं। जैसे अगर बैंड 3 है तो 3 बैंड रजिस्टर, 4 बैंड है तो 4 बैंड रजिस्टर, 5 बैंड है तो 5 बैंड रजिस्टर और 6 बैंड है तो 6 बैंड रजिस्टर। ठीक है सर, ठीक है सर। मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 बैंड रजिस्टर के ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सबसे पहले 4 बैंड रजिस्टर से ही शुरुआत करते हैं हम लोग, दैट इज 4 बैंड रजिस्टर। 4 बैंड रजिस्टर, 4 बैंड रजिस्टर। 4 बैंड का मतलब है कि इसमें कलर की लेयर कितनी होंगी, 4 होंगी। कलर की लेयर को ही हम लोग बैंड बोलते हैं।
ठीक है सर, ठीक है सर। अब होता कैसा है ये, थोड़ा सा सर इसको बना दीजिए। तो मेरे भाई ऐसे होगा ये कुछ। अब यहाँ पे तो मैंने बड़ा सा बना दिया है, लेकिन वैसे होता बहुत छोटा है। ठीक है सर, समझ गए कि ये छोटा होता है, हम लोग अपने लैब्स में जाके देख लेंगे, आप पढ़ाइए कि इनमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो फोर बैंड स्टेट, तो कलर की लेयर इसमें ऐसी होती है, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग कलर कोडिंग पढ़ेंगे तो आपको पीछे से चलना है, ठीक है, लेयर पे या बैंड पे क्या चलना है, पीछे से चलना है। तो सर सबसे पहली लेयर जो है, पीछे से चलना है, तो सब पीछे से सबसे पहली लेयर क्या है, ये है। तो सर सबसे पहली लेयर जो है वो मल्टीप्लायर के, सॉरी, सबसे पहली लेयर जो है सर वो टॉलरेंस के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? टॉलरेंस के बारे में बताती है। अब सर टॉलरेंस क्या होता है? तो टॉलरेंस होता है मेरे भाई वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कितना चेंज हुआ है, जैसे +-5%, या तो +5% चेंज हुआ है या फिर -5% चेंज हुआ है, उसे हम लोग वेरिएशन या फिर टॉलरेंस बोलते हैं। अभी हम लोग समझेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सारा आइडिया क्लियर होगा कि हम लोग इन्हें कैसे यूज करेंगे। अभी आप इसके इंट्रोडक्शन को समझिए बस। पहली लेयर क्या बताएगी, पीछे से चलना है। पहली लेयर क्या बताएगी, टॉलरेंस। ठीक है सर। दूसरी लेयर क्या बताती है, तो दूसरी लेयर बताती है मेरे भाई दैट इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। ठीक है सर। तीसरी लेयर क्या बताएगी सर? तीसरी लेयर बताती है हमारे वंस डिजिट को। वंस डिजिट। अब सर वंस डिजिट क्या होता है? वंस डिजिट होता है मेरे भाई इकाई का अंक। इकाई का अंक जो होता है उसको बताएगी। चौथी लेयर क्या बताएगी सर? टेंस डिजिट को। क्या बताएगी? टेंस डिजिट को। यानी कि सर दहाई का अंक क्या होता है? ठीक है सर, ठीक है सर। सपोज ये 251 है ना, तो ये क्या है आपकी वंस डिजिट यानी कि इकाई का अंक। ये 5 क्या है आपका टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक। और ये 2 क्या है आपका हंड्रेड्स डिजिट यानी कि सैकड़े का अंक। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। तो ये चारों चीजें बताती है फोर बैंड डिस्टेंस में। सबसे लास्ट वाली टॉलरेंस, उसके पहले वाली मल्टीप्लायर, फिर उससे पहले वाली वंस डिजिट और उससे पहले वाली टेंस डिजिट। ठीक है सर, ये चीज हम लोग समझ गए। अब मेरे भाई अगर ये 5 बैंड रजिस्टर होता तो, सपोज इसमें 5वां बैंड भी होता तो ये क्या बताता? तो ये बताता मेरे भाई हंड्रेड्स डिजिट को यानी कि सैकड़े के अंक को। ये लिखा है ना मैंने हंड्रेड्स डिजिट, हंड्रेड्स हंड्रेड्स डिजिट यानी कि सैकड़े के अंक को। ठीक है सर, ठीक है सर, हम लोग ये भी समझ गए। अच्छा अच्छा सर, अगर 6 बैंड रजिस्टर होता तो? 6 बैंड रजिस्टर, ठीक है, 6 बैंड रजिस्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है जो अगर पूछ लिया गया तो आपको आना चाहिए। 6 बैंड रजिस्टर, अगर सर 6 बैंड रजिस्टर होगा तो हमें इतना तो पता है कि सर इसमें बैंड यानी कि कलर की जो लेयर होने वाली है वो कितनी होने वाली है सर? 6 होने वाली है। तो कलर की लेयर कितनी होगी मेरे भाई? 6 होंगे, 6 होगी। ठीक है सर, तो कलर की लेयर इसमें हम लोग बना देते हैं 6, 6 बना देते हैं। तो सर ये पहली लेयर 1, ये दूसरी लेयर 2, ये तीसरी लेयर 3, ये चौथी लेयर 4, ये पांचवी लेयर 5। ठीक है सर, और ये आपकी आ गई छठवीं लेयर 6। तो ये 5 लेयर जो है वो क्या बताएंगे? तो वो यही चीजें बताती है जो 5 बैंड रजिस्टर की चीजें बताती हैं। ठीक है, सबसे पहले वाली ये बताएगी टॉलरेंस, फिर ये बताएगी मल्टीप्लायर, वही चीजें, ये बताएगी वंस डिजिट इकाई का अंक, ये बताएगी टेंस डिजिट दहाई का अंक, ये बताएगी हंड्रेड्स डिजिट यानी कि सैकड़े का अंक। ये जो छठवां बैंड है सर ये क्या बताएगा फिर? और यही इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से 6 बैंड डिस्टेंस से यही क्वेश्चन आएगा। तो 6th बैंड बताता है आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। अब सर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस पढ़ेंगे, इसी क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सर टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि सर यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई कि सर 6th बैंड यानी कि छठवां बैंड, 6th बैंड ऑफ 6 बैंड रजिस्टर, 6 बैंड रजिस्टर give information give information about temperature coefficient, about temperature coefficient। कि सर हम तो समझ गए कि जो 6th बैंड होगा, 6 बैंड रजिस्टर का, वो किसके बारे में जानकारी देगा सर? वो हमें जानकारी देता है टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, और ये यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है सर, ठीक है सर। इतनी चीज हम लोग समझ गए। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये 4 बैंड रजिस्टर है, ठीक है, ये तो मैंने आपको 5वां बैंड, अगर 5 बैंड रजिस्टर होता तो 5वां बैंड मैंने आपको
समझाने के लिए बता दिया। वैसे ये हम 4 बैंड रजिस्टर पे बात कर रहे थे। ठीक है सर, ठीक है सर। और मोस्टली आपके पास क्वेश्चन 4 बैंड रजिस्टर से ही आएगा। ठीक है सर, समझिए। और 6 बैंड रजिस्टर को भी हम लोग समझ गए। अब एक चीज और है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा, अब तक लिख लिया होगा। तो अब चलते हैं 3 बैंड रजिस्टर की ओर। सर 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 3 बैंड रजिस्टर के बारे में भी बता दो कि 3 बैंड रजिस्टर में आपको करना क्या है। तो मेरे भाई आपको मिनिमम ना रेजिस्टेंस में 3 बैंड तो रखने ही रखने, रेजिस्टेंस में 4 बैंड तो रखने ही रखने हैं मेरे भाई। आपको मिनिमम रेजिस्टेंस में कितने रखने हैं? 4 बैंड तो रखने ही रखने हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए बात को। तो लेकिन सर यहाँ पे तो 3 बैंड रजिस्टर में तो सर बैंड तीन बैंड बोला है, तो इसका मतलब 3 ही बैंड होंगे, तो इसमें चौथा बैंड हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो इसमें चौथा बैंड हमको लाना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए कैसे लाना पड़ेगा। 3 बैंड रजिस्टर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो 3 बैंड रजिस्टर में जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि सर 3 ही बैंड होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक हम लोग इमेजिनरी बैंड को मान लेंगे। इसमें हम लोग क्या मान लेंगे? एक इमेजिनरी बैंड मान लेंगे, क्योंकि मिनिमम हमारे पास 4 बैंड होने ही होने चाहिए। तो हम लोगों ने सर एक इमेजिनरी बैंड मान लिया, इमेजिनरी बैंड, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नन। नन, नन का मतलब है नो। नो मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने बस माना हुआ है। ठीक है, तो इस इमेजिनरी बैंड को हम लोग क्या बोलेंगे सर? नन बोलेंगे, यानी कि नो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसे हम लोगों ने इमेजिनरी माना हुआ है। ठीक है सर। तो आई होप आपको 3 बैंड रजिस्टर, 4 बैंड रजिस्टर, 5 बैंड रजिस्टर और 6 बैंड रजिस्टर सबका आइडिया आ गया होगा कि किस किस में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं इनकी एक इंपॉर्टेंट टेबल पर दोस्तों। अब दोस्तों इनकी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे हम लोगों ने इफेक्ट इन चेंज इन डायमेंशन में टेबल पढ़ी थी ना, वैसे यहाँ पे इनकी भी टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इनकी टेबल याद कर ली तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल तुर्रम-खा तरीके से हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो जल्दी से हमें टेबल बनवा दीजिए। अच्छा, तो टेबल आपको कैसे बनानी है? जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वैसे आपको टेबल बनानी है। ठीक है सर, वैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखिए बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी बी, सॉरी वी जी डब्ल्यू, देन जी एस और एन। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू जी एस एन, इसी तरीके से आपको लिखना है। अभी मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको करना है क्या। अब दोस्तों आप लोग ये बना लीजिए। अगर दोस्तों ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया बिल्ड होने चाहिए, वही अल्टीमेट हम सब लोगों का गोल होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, क्योंकि पेपर आपके पास कॉन्सेप्ट से ही, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो ही आप लोग पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, हम लोग समझ गए हैं। आप कॉन्सेप्ट बताइए। चलिए मेरे भाई, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब जैसे ही आप लोगों ने ये लिख दिया, उसके बाद आपको 0 से 9 तक आपको डिजिट लिखनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 0, देन 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो सर 0 से 9 तक ये डिजिट भी हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें चलना है फिर। अब आपको 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर 9 तक लिखना है। पहले 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। और 10 की पावर 9 के बाद आपको दो चीज़ें लिखनी है, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। जैसे मैं दोस्तों बना रहा हूँ उसी हिसाब से आपको ये टेबल भी याद रखनी है। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। ठीक है सर, इतना हो गया। देन इसके बाद आपको थोड़ा सा और एक चीज़ याद रखनी है। एक कॉलम छोड़ के आपको लिखना है ±1%, फिर ±2%, फिर ±3%। ठीक है सर, फिर एक टेबल छोड़ के फिर लिखना है ±0.5%। ठीक है सर, फिर ±0.25%। ठीक है सर, फिर ये पॉइंट है, पॉइंट भी ध्यान रखना, ±0.1%। ठीक है सर, और देन ±0.05%। ठीक है सर, फिर आपको एक टेबल छोड़ के लिखना है ±5%,
प्लस माइनस 10% तो प्लस माइनस 20%। तो ये आपको दोस्तों इस हिसाब से लिखना है। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर आपको दोस्तों ये टेबल याद है तो आपके सारे क्वेश्चन कलर कोडिंग वाले हो जाएंगे। अच्छा सर, ठीक है। अब सर ये BBROYG ये है क्या? तो ये मेरे भाई ये कलर्स के नाम है। अच्छा सर, कलर्स के नाम है तो आप लोग यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बोलूंगा तो आप यहाँ पे इनके साथ लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले है बी से होता है दोस्तों आपका ब्लैक, ब्लैक। ठीक है सर। दूसरा है दोस्तों आपका ब्राउन, दूसरा क्या है आपका ब्राउन। ठीक है सर। तीसरा है आपका रेड, रेड। ठीक है सर। चौथा है आपका ऑरेंज। ठीक है सर। वाई से येलो, फिर ग्रीन, जी से, बी से ब्लू। ऐसे आप लोग भी ऊपर या फिर साइड में लिखते रहिएगा अपने अकॉर्डिंग। वी से वायलेट कलर के नाम। फिर सर जी से क्या जाएगा दोबारा ग्रे। ठीक है। डब्ल्यू से वाइट। ठीक है सर। जी से गोल्ड, एस से सिल्वर और एन से नन। नन मतलब नो, नो मतलब कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है सर, हम लोग समझ गए। अच्छा, तो ये हमारे कलर हो जाते हैं सर BBROY GB VGW और GSN। इसको दोस्तों याद रखने का तरीका ये होता है, BBROY को रॉय, GB को ग्रेट भारत, VGW को वेरी गुड वाइफ और GSN को गोल्ड सिल्वर नन। ठीक है, तो BB रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। आपको बस ये याद रखना है, BB रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। आपको ये सब दोस्तों टेबल याद हो जाएगी। फिर जैसे आप लोग BB रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन लिख लोगे, उसके बाद आपको 0 से 9 तक डिजिट लिखनी है। ठीक है सर। फिर उसके बाद 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर 9 तक लिखना है और 10 टू द पावर 9 के बाद 10 टू द पावर माइनस के 1, 10 टू द पावर माइनस के 2 और उसके बाद एक कॉलम छोड़ के 1%, 2%, 3% प्लस माइनस के साथ और फिर एक कॉलम छोड़ के 0.5%, 0.25%, 0.1%, 0.05% और उसके बाद एक कॉलम छोड़ के 5%, 10%, 20%। ठीक है सर, इस हिसाब से आपको टेबल को याद रखना है। अब सर ये तो आपने बता दिया कि ये कलर्स हैं, ये क्या है? तो ये है मेरे भाई डिजिट्स। ये क्या है? डिजिट्स हैं। ठीक है सर, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में। ये 10 टू द पावर 0 वाले इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर। ये क्या होते हैं दोस्तों? मल्टीप्लायर। ठीक है सर। और ये जो प्लस माइनस 1% है तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसे बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये कुल मिला के दोस्तों आपको टेबल याद होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने टेबल बना भी ली होगी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग और जो पीछे मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप कैसे उसको इस टेबल की सहायता से तुरंखा वाले तरीके से क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो जल्दी आप सर हमें क्वेश्चन पे लेके चलिए और बता दीजिए कैसे कैसे इसका आंसर हमें करना है। चलते हैं मेरे भाई। ये दोस्तों कलर कोडिंग के ऊपर हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। ये भी आपके दोस्तों SSC JEE के PY के हैं, SSC JEE में पूछे गए हैं। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन है सर, a 4-band carbon register which having color coding of red, orange, yellow, gold, find its resistance। ठीक है, फाइंड R की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर किसी कार्बन रजिस्टर पे कलर कोडिंग की गई है रेड, ऑरेंज, येलो और गोल्ड की, जो कि अब क्या है 4-बैंड रजिस्टर है, 4 ही बैंड है ना, रेड, ऑरेंज, येलो, गोल्ड, तो 4-बैंड रजिस्टर है और उसका हमें वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है सर। तो सर अभी तक हमें क्वेश्चन पढ़ के ये चीज समझ में आई कि एक रजिस्टर है, इस पे 4 बैंड है। ठीक है सर, ठीक है सर। 1 2 3 4। पहला बैंड कौन सा है दोस्तों? पहला बैंड है आपका ये वाला रेड। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा बैंड कौन सा है दोस्तों आपका? दूसरा बैंड है आपका ऑरेंज। ओ लिख दिया मैंने, ओ का मतलब ऑरेंज। ठीक है, समझ जाना आप। तीसरा बैंड कौन सा है दोस्तों? तीसरा बैंड है येलो। ठीक है सर। और चौथा बैंड कौन सा है दोस्तों? चौथा बैंड आपका वाई लिख दिया येलो। चौथा बैंड आपका दोस्तों गोल्ड। ठीक है सर। तो सर आपने बताया था कि जब अब हम लोग ये लिख दिया हमने, तो जो सबसे ये लास्ट वाला बैंड होता है ये किसके बारे में बताता है सर? ये टॉलरेंस के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है? टॉलरेंस के बारे में बताता है। अब आप अपनी टेबल में जाइए और देखिए कि गोल्ड के लिए हमने टॉलरेंस कितनी लिखी है। तो गोल्ड के लिए हमने टॉलरेंस लिखी है दोस्तों प्लस माइनस के 5%। टेबल में जाइए देखिए वहां पे गोल्ड के लिए, गोल्ड जहाँ पे जो गोल्ड कलर होगा जिस कॉलम में, उसमें हमने टॉलरेंस कितनी लिखी है? गोल्ड के लिए 5% लिखी है। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर,
फिर आपने सर बताया था कि ये टॉलरेंस से जो जस्ट पहले वाला होता है ये बताता है मल्टीप्लायर के बारे में, मल्टीप्लायर के बारे में बताता है ना। अब आप लोग फिर से टेबल में जाइए और देखिए येलो कलर के लिए हमने मल्टीप्लायर क्या लिखा है। तो येलो कलर के लिए दोस्तों हमने मल्टीप्लायर लिखा होगा BBROY, यानी कि 10⁴ दोस्तों हमने यहाँ पे इसके लिए क्या लिखा होगा, मल्टीप्लायर लिखा होगा। 10⁴ हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर लिखा होगा इसके लिए, ठीक है सर। फिर सर वंस डिजिट यानी कि इकाई का अंक, वो ऑरेंज के लिए क्या लिखा होगा हमने तो सर हमें पता है तीसरा जो ये है यानी कि मल्टीप्लायर के जस्ट बाद वाला ये वंस डिजिट यानी कि इकाई का अंक बताता है। और इकाई के अंक के लिए कौन सा कलर आया है, इकाई के अंक के लिए सर कलर आया है ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए हम लोग जाएंगे कि ऑरेंज के लिए क्या डिजिट होती है। तो ऑरेंज के लिए अगर हम लोग सर देखेंगे तो ऑरेंज के लिए डिजिट होती है BBRO। तो ऑरेंज के लिए सर डिजिट होती है 1 2 3 सर ऑरेंज के लिए हमारी क्या जाएगी, डिजिट आ जाएगी। आपको ऐसे टेबल में जाके देखना है जब तक कि आपको टेबल याद ना हो जाए। बाद में जब आपको टेबल याद हो जाएगी तो आपको खुद ही आ जाएगा, ठीक है सर। फिर सर अब ये जो ये है 1 डिजिट के बाद ये बताता है सर आपका 10th डिजिट। तो रेड कलर आपका क्या बता रहा है, दहाई का अंक बता रहा है कि 10th डिजिट कितनी होगी। तो सर रेड कलर के लिए अगर हम लोग देखें तो रेड कलर के लिए सर हमारा कितना आ जाएगा, डिजिट कितना आती है रेड कलर के। रेड कलर के सेक्शन में जाइए और उसमें डिजिट देखिए, डिजिट वाले सेक्शन में कितना नंबर आ रहा है। तो BBR यानी कि सर 2 नंबर आता है रेड कलर के लिए, ठीक है। रेड कलर वाले सेक्शन में अगर आप लोग डिजिट में जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, डिजिट में 2 नंबर आता है, ठीक है सर। तो हमारे पास आ गया। तो सर रेजिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा कुल मिला के सर इकाई का अंक कितना होगा 3 और दहाई का अंक कितना होगा 2, यानी कि 1 डिजिट 3 और 10th डिजिट 2। तो सर ये हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से लिखेंगे। ये हो गया ना इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ठीक है सर। और सर मल्टीप्लायर कितना है उसके बाद, मल्टीप्लायर है सर 10⁴। बोले बिल्कुल सर ऐसे लिखेंगे 10⁴। और सर टॉलरेंस कितनी दी है, टॉलरेंस दी है ± के 5%। तो सर इस हिसाब से हम लोग इस रेजिस्टेंस को लिखेंगे। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग दोस्तों और सिंप्लीफाई करें तो 10⁻³ में से अगर मैं एक जीरो को यहाँ ± के 5%, ± के 5%, बोले बिल्कुल सर सही बात है। अब ± के 5% को 5%, ठीक है सर। अब मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 230 गुणा में 10⁻³ को मैं किलो लिख सकता हूँ। 10⁻³ क्या होती है, 1000 होती है, और 1000 का मतलब क्या होता है, किलो, ठीक है सर। तो हम लोग किलो लिख सकते हैं। तो 230 यानी कि 230 ± 5% और गुणा में 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो ओम। ये ओम में था यहाँ पे, ये ओम में था यहाँ पे, ये किलो ओम में आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसके हिसाब से जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से आपको इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 4 बैंड रजिस्टर से कलर कोडिंग की हेल्प से और टेबल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। अब सर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें बिल्कुल अपोजिट टास्क दिया है। इसमें हमें बोला है कि सर व्हाट इज द कलर कोडिंग फॉर रेजिस्टेंस। अब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है कि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू 74.5 किलो ओम है और आप इसके लिए हमें कलर कोडिंग बताइए। तो ठीक है मेरे भाई, बता देते हैं कलर कोडिंग। तो इस रेजिस्टेंस को सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 74.5 गुणा में 10⁻³ किलो ओम। बोले हाँ जी सर ऐसा लिख सकते, सॉरी 10⁻³ ओम, किलो हटा दिया ना तो गुणा में 10⁻³ आ जाएगी, ठीक है सर। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ R बराबर 74 गुणा में 10⁻³ और ±0.5 ओम। बोले हाँ जी सर ये भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये तो मल्टीप्लायर है तो जुड़ेगा किसके साथ, 74 के साथ, या फिर घटेगा किसके साथ, 74 के साथ, ठीक है सर। ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए ये बताता है टॉलरेंस को। तो 0.5% टॉलरेंस किसकी होती है, तो 0.5% टॉलरेंस किसकी होती है, तो 0.5% टॉलरेंस होती है मेरे भाई ग्रीन की, ठीक है। आप लोग टेबल में जाइए और उसमें आप लोग देखिए। तो 0.5% टॉलरेंस किसकी हो जाएगी, सर ग्रीन की हो जाएगी। 10⁻³ सर ये किसका आएगा, तो ये आएगा मेरे भाई BBR। तो ये आ जाएगा मेरे भाई ऑरेंज का, किसका आ जाएगा, ऑरेंज का आ जाएगा सर। ये मल्टीप्लायर किसका होता है, ऑरेंज का होता है, ठीक है सर। उसके बाद सर 4 ये डिजिट किसकी आती है, तो ये डिजिट आती है मेरे भाई BRO, यानी कि सर ये डिजिट आ जाएगी येलो की, येलो की। और सर 7 ये डिजिट किसकी आएगी, ये डिजिट होगी आपकी, ये होगी आपकी दोस्तों वॉयलेट की, वॉयलेट की, ठीक है सर।
तो वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 74.5 किलो ओम होगी, उसका जो कलर कोडिंग होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे भाई, उस पर अगर हम लोग कलर कोडिंग करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे, वॉयलेट, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। वॉयलेट, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। ठीक है मेरे भाई, तो इस हिसाब से हम लोग इस पे कलर कोडिंग करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आपको कलर कोडिंग के सारे आपको क्वेश्चंस दोस्तों करने हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा दोस्तों, जाते जाते मैं आपको इस कलर कोडिंग, मतलब कलर कोडिंग में इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाता है। बस ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो कलर कोडिंग आपका यहाँ पे खत्म होता है। जाते जाते मैं आपको कलर कोडिंग में एक और चीज़ बता देता हूँ। आपने देखा सर कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है ना कलर कोडिंग में, वो हमारे साथ टॉलरेंस के साथ आएगी। जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू है एक्स और प्लस माइनस इतने परसेंट, जैसे 5%। ठीक है सर, तो प्लस माइनस 5% ऐसे आ रही है सर वैल्यू। तो या तो प्लस 5% होगा या फिर माइनस 5% होगा। बोले हाँ जी सर, बात तो सही है। या तो आर जो होगा वो एक्स प्लस 5% होगा। एक्स प्लस 5% का मतलब है कि एक्स प्लस एक्स का 5%, एक्स का 5%। ठीक है सर, ये होता है इसका मतलब। तो या तो आर एक्स प्लस 5% होगा या फिर आर एक्स माइनस के 5% होगा। ठीक है सर, तो जब प्लस होगा तो ये आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। बिल्कुल सर। और जब क्योंकि एक्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, तो अगर प्लस है तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी, सॉरी। ठीक है सर, तो उस टाइम पे ये क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर माइनस के 5% है, यानी कि एक्स में से हम लोग एक्स का माइनस का 5% घटा देंगे, तो उस टाइम पे आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो सर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि प्लस माइनस 5% के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, एक बार मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है जब प्लस हो रहा है, और एक बार मिनिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है जब माइनस हो रहा है। उसी हिसाब से दोस्तों हमें मिल जाता है जी मैक्स। अब जी मैक्स और जी मिन हमें दोस्तों मिलेगा। हमें पता है कि जी क्या होता है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा। ठीक है सर, तो जब रेजिस्टेंस मिनिमम मिलेगा उस टाइम पे कंडक्टेंस मैक्सिमम मिलेगा, 1/r मिन। ठीक है सर, ठीक है सर। और जब कंडक्टेंस मिनिमम मिलेगा, क्योंकि उल्टा होता है ना, और यहाँ पे भी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब ये कम होगा तभी तो ये ज्यादा होगा, इसीलिए हमने लिखा है जी मैक्स बराबर 1/r मिन। ठीक है सर, और जी मिन बराबर 1/r मैक्स। ठीक है सर, ठीक है सर, ये भी हम लोग समझ गए कि इस हिसाब से हमारा जी कैलकुलेट होगा। इस हिसाब से सर हमारा क्या होगा, जी कैलकुलेट होगा। और ये भी एक बार एसएससी जेईई के पीवाईक्यू में पूछा गया था, जी मैक्स और जी मिन की वैल्यू। ठीक है सर, तो सबसे पहले आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको जी मैक्स पूछा है तो माइनस का साइन, जी मैक्स पूछा है तो आपको आर मिन निकालना होगा। आर मिन के लिए आपको क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा के इस हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने फॉर्मूलाज है। वैसे जी मैक्स जी मिन पूछेगा नहीं, फॉर्मूलाज ही आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा दिया। बाकी मेन क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको अभी करवाए हैं बोर्ड पे। अगर वो आपको आते हैं, टेबल आपको आती है और देन ये फॉर्मूला भी आते हैं, तो आपका कलर कोडिंग में इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा कलर कोडिंग समाप्त होता है। अब आइए अब चलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस की तरफ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। तो आइए दोस्तों, आप कलर कोडिंग में एक और चीज जान लेते हैं, जिसके बाद आपका कलर कोडिंग समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ठीक है सर। तो कलर कोडिंग की ये जो फाइनल चीज जो रह गई है, इसे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी मैंने बात करी कलर कोडिंग की, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस मिला वो कुछ इस फॉर्म में मिला दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमें जो रेजिस्टेंस मिला वो कुछ इस फॉर्म में मिला कि सर आर इज इक्वल्स टू, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 75 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 8%। ठीक है, इस फॉर्म में मिला कुछ। ठीक है, अब सपोज मैं इस वैल्यू को x मान लेता हूँ, फिलहाल के लिए इस वैल्यू को मैं x मान लेता हूँ, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है r बराबर x प्लस माइनस 8%, ऐसी फॉर्म में। अब इस प्लस माइनस 8% का मतलब क्या है, तो इसके दो मतलब है। पहला मतलब क्या है, या तो ये जो r होगा, इस r की वैल्यू होगी x प्लस x का 8%। ठीक है सर, ठीक है सर। या फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, x माइनस x का 8%। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी x प्लस माइनस 8% का मतलब है, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस x का 8% या फिर x माइनस x का 8%। ठीक है सर, समझ गए। तो देखो दोस्तों, जब सपोज पहला केस ये मान लेते हैं कि जब इसकी वैल्यू ये है
x प्लस एक्स का 8%, यानी कि x में क्या जुड़ेगा, x का 8% जुड़ेगा, x में क्या जुड़ेगा, x का 8% जुड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो उस टाइम पे जब इसमें कुछ जुड़ रहा होगा, x में जब कुछ जुड़ रहा होगा तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। बोले बिल्कुल सर, जब x में हम लोग कुछ जोड़ेंगे, इसमें हम लोग कुछ जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोले हाँ जी सर, समझ गए इतनी बात को। तो उस टाइम पे जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है, उस टाइम पे हमें कैसा रेजिस्टेंस मिलता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि आर कि रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी कलर कोडिंग में, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स का x प्लस, सीधा मैंने यहाँ पे 8% लिख दिया। ठीक है, x प्लस 8%, 8% का मतलब क्या है, x प्लस एक्स का 8%। जब ये टर्म हमारे पास होगा तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस का हमें क्या मिलेगा सर, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरा देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस एक्स का 8%, यानी कि जब x में से x ये माना है ना, इसमें से x का 8%, x का 8% हम लोग घटाएंगे तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा सर, ऑब्वियसली कम मिलेगा। कम क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं ना यहाँ पे भाई, x में से हम लोग x का 8% घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। डिक्रीज कैसे होगी कि ये x है, इसमें से हम लोगों ने इसका 8% घटा दिया, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब घटाते हैं हम लोग, जब हम लोग माइनस साइन को कंसीडर करते हैं तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस का हमें क्या वैल्यू मिलता है, कम वैल्यू मिलता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। तो आर मिनिमम हमें कब मिलेगा, रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब x माइनस के 8%। ठीक है सर, इसका भी वही मतलब है कि x माइनस एक्स का 8%। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। तो कुल मिला के अभी तक हमने इतना जाना कि अगर हम लोग x प्लस साइन को कंसीडर करते हैं, यानी कि प्लस साइन को लेकर चलते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और अगर हम लोग माइनस साइन को लेकर चलते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, इसकी बात समझ गए। एक चीज दोस्तों आप लोगों ने पढ़ी है, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस G इज इक्वल्स टू कितना होता है सर, G इज इक्वल्स टू 1/r आपने हमें लिखाया था, और इसकी आपने हमें यूनिट भी बताई थी और हमें ये अच्छे से याद है। तो कंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर मैं कंडक्टेंस को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो कंडक्टेंस घटेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। कंडक्टेंस यानी कि अगर रेजिस्टेंस मेरा कम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, और रेजिस्टेंस मेरा मैक्सिमम होगा तो कंडक्टेंस मेरा क्या होगा, कम होगा, यानी कि कंडक्टेंस मिनिमम होगा। तो सर ये चीज हमें समझ में आई यहाँ से कि हमारा जो सर कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस G मैक्स, अगर मैं इसे लिखूं, कंडक्टेंस को मैंने लिखा, अगर हमारा मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा तो मैक्सिमम कंडक्टेंस क्या होगा, G मैक्स बराबर 1 में R मिनिमम, क्योंकि भाई रेसिप्रोकल होता है ना, तो जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तभी तो कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा। बोले हाँ जी सर, ये चीज भी हमारी समझ में आई, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट, कंडक्टेंस मिनिमम कब होगा, तो मेरे भाई कंडक्टेंस मिनिमम तभी तो होगा जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो रेजिस्टेंस जब सर मैक्सिमम होगा तभी तो कंडक्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ये दोनों चीजें भी हम लोग समझ गए। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन इनसे कैसे बनेगा। दोस्तों आपको सपोज दे दिया जाएगा, आपको सपोज पूछ लेगा वो, यहीं पे देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। आपसे सपोज दोस्तों को पूछ लेगा एक क्वेश्चन कि हमारा रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 इंटू 10⁻² प्लस माइनस के 5%। ठीक है सर, ठीक है सर। आपसे बोल देगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ये है, या फिर आपको ना कलर कोडिंग की फॉर्म में भी दे सकता है कि कलर कोडिंग क्या है, वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, येलो, और उससे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, देन आपको मैक्सिमम कंडक्टेंस निकालना है। ठीक है सर, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको कलर कोडिंग देगा, वॉयलेट, ग्रीन, येलो, ब्लू ऐसे करके कुछ देगा, और बोलेगा कि सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो और देन मैक्सिमम कंडक्टेंस फाइंड करो। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सबसे पहले आप उस कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे जैसे ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, इस हिसाब से रेजिस्टेंस निकालेंगे, और कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस निकालना अभी हम लोग पीछे जो हमने डिस्कस किया उसमें सीख चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सपोज आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, या हो सकता है कि वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस ही दे दे, और आपको बोला कि मैक्सिमम कंडक्टेंस निकालो। तो सर हमें पता है कि मैक्सिमम कंडक्टेंस कब होता है, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। और सर रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब मैं क्या करूंगा, जब मैं माइनस साइन को कंसीडर करूंगा, यानी कि 100 इंटू 10⁻² माइनस के 5%। ठीक है सर, ठीक है सर। यानी कि 100 इंटू 10⁻²,
माइनस 100 इंटू 10⁻² का 5%। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब मुझे जी मैक्स निकालना है, तो जी मैक्स कितना आ जाएगा सर, 1/r min होता है, 1/r min। और यहाँ पे आप लोग आर min की वैल्यू रखिए 100 इंटू में 1/100 इंटू में 10⁻² माइनस के 5%। ठीक है सर, ठीक है सर। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपके पास जी मैक्स निकल के आ जाएगा, जी मैक्स आपके पास निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको जी मैक्स फाइंड करना है। ये मैंने आपको बेसिक तरीका बताया है, और कि आपको अप्रोच कैसे टैकल करना है आपको न्यूमेरिकल को। ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी एसएससी जेई के पीवाईक्यू में एक बार जी मैक्स और जी मिन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको वो लिखवा दिया था। ठीक है, अभी तो यहाँ पे मिट गया वो फॉर्मूला, लेकिन आई होप आपने वो फॉर्मूला लिख लिया होगा। तो फॉर्मूला जी मैक्स और जी मिन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई के पीवाईक्यू में एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए दोस्तों उसको करके जाइएगा, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी कलर कोडिंग में दोस्तों आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस आपको वही कलर के फॉर्म में कोडिंग करके देगा और बोलेगा कि रेजिस्टेंस आपको निकालना है न्यूमेरिकल वैल्यूज में। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस को, कि सर रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस क्या कहानी है। तो दोस्तों, जब भी मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ाया, रेजिस्टिविटी पढ़ाया, तो मैंने आपको दोनों की डिपेंडेंसी में एक चीज दिखाई थी कि रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो दोनों की डिपेंडेंसी में एक चीज दिखाई है, दैट इज टेम्परेचर। सर रेजिस्टेंस जो होता है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और सर रेजिस्टिविटी जो होती है आपकी वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब हम लोग इस सेगमेंट में सीखेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कि सर बताइए तो सही, आपने लिखवा तो दिया, लेकिन बताइए तो सही कि रेजिस्टेंस से क्या वेरिएशन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक बेसिक चीजों पे, जो हमारे रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस की शुरुआत होती है। दोस्तों हमारे पास ना मोस्टली 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, थोड़ा सा उन मटेरियल को देखिए। सबसे पहले होता है दोस्तों कंडक्टर। सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले होता है हमारे पास कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, कंडक्टर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सर कंडक्टर क्या होता है, वे मटेरियल जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है, वे मटेरियल वो मटेरियल जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये बात हमें पता है। इनमें क्या हो जाता है, करंट इजीली फ्लो हो जाता है, करंट इजीली फ्लो हो जाता है सर। ओके, उन्हें हम लोग सर क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और सर कंडक्टर जो होते हैं ना, ये हमारे सर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए मैं टीसी लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट टीसी। ठीक है, टीसी का मतलब क्या है, टेम्परेचर और कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है सर। तो सर कंडक्टर आपने बताया कि वो मटेरियल जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर क्या होते हैं सर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। अब सर इस पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब बताइए कि इसका मतलब है क्या। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है मेरे भाई कि अगर हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इससे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी, अगर हम लोग कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इससे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। ठीक है, इसे कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सपोज किसी कंडक्टर का या कॉपर का रेजिस्टेंस है, सॉरी किसी कंडक्टर यानी कि मान लेते हैं कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 ओम है। कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है। तो अगर सर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, यानी कि मैं कॉपर का टेम्परेचर कर दूं 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो सर उसका रेजिस्टेंस 10 ओम से बढ़ेगा, 10 ओम से ज्यादा क्या होगा, 10 ओम से ज्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सर कंडक्टर जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो सर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझ गए बात, बिल्कुल सर समझ गए। तो ये होता है आपका कंडक्टर। सेकंड आ जाता है दोस्तों आपका, दैट इज इंसुलेटर। दैट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है सर, अब वो बताइए। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर मेरे भाई आपको पता है कि वे मटेरियल जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता, सॉरी जो वे मटेरियल जिनमें करंट फ्लो ही नहीं होता। ठीक है, वे मटेरियल जिनमें करंट नॉट फ्लो, करंट नॉट फ्लो। ठीक है भाई, कंडक्टर के एग्जांपल आपको पता है ना, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे। इंसुलेटर के एग्जांपल रबड़, प्लास्टिक, ठीक है, पीवीसी हो गया आपका, ये सारे आपके क्या है, इंसुलेटर के एग्जांपल है। तो इंसुलेटर में सर करंट फ्लो नहीं होता, और इंसुलेटर जो होता है सर वो आपके क्या होता है, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव
टेम्परेचर कोफिशिएंट, इंसुलेटर आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे भाई ऊपर वाली स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है, यानी कि अगर इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज होगा। तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज होगा। तो सर इंसुलेटर जो होते हैं वो मटेरियल जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, और ये क्या होता है सर? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि इनमें टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका रेजिस्टेंस जो होता है सर वो डिक्रीज होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए इतनी बात को? बेसिक चीजें हैं, हम लोग कुछ पढ़ के भी आए हैं और कुछ हमने नई चीजें भी जानी है। थर्ड मटेरियल होता है मेरे पास दोस्तों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। कंडक्टर को चालक, इंसुलेटर को अचालक और सेमीकंडक्टर को कुचालक, सॉरी अर्धचालक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सेमीकंडक्टर, सेमी और कंडक्टर यानी कि हाफ कंडक्टर, यानी कि आधा चालक और आधा अचालक, यानी कि आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी कि वे मटेरियल जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो होता है, तो हाँ जी सर करंट फ्लो भी होता है, और करंट फ्लो नहीं होता है, तो हाँ जी सर करंट फ्लो नहीं भी होता है, लेकिन उनकी अलग अलग कंडीशन है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंडीशन पे। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर में देखो, सेमीकंडक्टर में सर दो कंडीशन है। सबसे पहले आ गया एट T इज इक्वल्स टू 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन या फिर 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस। T बराबर 0 डिग्री केल्विन या फिर माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, इसे बोलते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर परम शून्य तापमान भी इसे बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए, ये बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे यानी कि परम शून्य तापमान पे जो कि होता है T बराबर 0 केल्विन या फिर माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, इस पे कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होता है। इस टेम्परेचर में कंडक्टर में करंट फ्लो, करंट नॉट फ्लो, इस टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर में दोस्तों करंट नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि ये बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर की तरह। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। तो सर ये तो समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कब नहीं होता है। अब दूसरा है दोस्तों कि सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कब होता है। तो एट T बराबर 300 डिग्री केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। सर T बराबर 300 डिग्री केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इस पर जैसे कि हम लोग रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान के नाम से भी जानते हैं, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे दोस्तों क्या होता है? सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है। अब ये चीज आपने ना अपने 12th में भी पढ़ी होगी, जहां पे आप लोग पीएन जंक्शन डायोड वाला चैप्टर पढ़ते हैं, करंट फ्लो हो जाती है सर। ठीक है, ठीक है सर। तो हम लोग सर सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई, जो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है। इंसुलेटर की तरह बिहेव कब करता है सर? सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं होती। सर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह सर रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के तापमान पे कमरे के तापमान पे क्या करता है? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सर उस टाइम पे उसमें करंट फ्लो होने लग जाती है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये होता है आपका सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर भी दोस्तों आपका क्या होता है? एनटीसी होता है। एनटीसी का मतलब क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है दोस्तों? कि सर इसमें भी जो होगा, सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे भी सर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये बेसिक आपके पास तीन चीजें होती है दोस्तों। अच्छा, एक और चीज होती है दोस्तों, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, वो है आपकी, थोड़ा सा याद रखिए उसको भी, एक और चीज होती है दैट इज ZTC। अब ZTC क्या होता है? दैट इज जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। साइड में लिख लीजिएगा बॉक्स बना के, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। सब ZTC क्या होता है? जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब वो मटेरियल जिनके रेजिस्टेंस में टेम्परेचर चेंज होने पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो मटेरियल जिनके रेजिस्टेंस में टेम्परेचर चेंज होने पर कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, उसे हम लोग कहते हैं जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। ठीक है सर। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा इन मटेरियल में, अगर टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज अगर होगा
तो इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस नॉट चेंज, रेजिस्टेंस नॉट चेंज, यानी कि रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, इतनी चीज हम लोग समझ गए कि जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, भाई नाम से ही पता चल रहा है ना कि जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल दे दिए थे, इंसुलेटर के एग्जांपल दे दिए थे। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या होते हैं आपके, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, बहुत फेमस एग्जांपल है। एक और लिख लो, गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये आपके सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, दैट इज मैग्नीन। पहला क्या है आपका, मैग्नीन, मैग्नीन, और दूसरा है आपका यूरेका, मैग्नीन और यूरेका, ये आपके जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल है। ठीक है, और यूरेका को ही मेरे भाई हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं, यूरेका को ही हम लोग कई बार बोल देते हैं दैट इज कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन या फिर यूरेका। ठीक है, मैग्नीन एंड, मैग्नीन एंड यूरेका या फिर कॉन्स्टेंटन, ये दो मटेरियल जो है दोस्तों आपके जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी कहानी समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस की तरफ, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस कैसे होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता कैसे है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ अभी हम लोगों ने आधा बनाया, आधा हम लोग बनाएंगे अभी पूरा तरीके से। तो सबसे पहले अगर ड्राइंग खराब है दोस्तों तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लोग, मेन मोटिव मेरा यही है कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। ठीक है सर, ठीक है सर, हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों एक ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें दोस्तों मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर को, ठीक है सर, और हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया है रेजिस्टेंस को। एक ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया है, वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस को लिया है। ठीक है सर, अब टेम्परेचर की एक्सिस ये है, बोले बिल्कुल सर। तो इसमें एक टेम्परेचर लिया है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कोई टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। अब T का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे क्या है, कोई टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है दैट इज R0 या फिर R0, जैसा मर्जी आपको पढ़ना है वैसा पढ़िए। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज R0 या फिर R0। ठीक है सर, और T डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लिया है, T डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट इज RT। ठीक है सर, इतनी चीज हमारी समझ में आ गई कि 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 रेजिस्टेंस है और T डिग्री सेल्सियस पे RT रेजिस्टेंस है, ये हमें पता चलता है। ठीक है सर, क्योंकि हम लोगों ने सर पढ़ा है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है सर, तो जैसे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ के T डिग्री सेल्सियस हुआ, वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है सर वो R0 से बढ़ के और RT हो गया। R0 से बढ़ के क्या हो गया सर, RT हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, आरटी ये है ना, आरटी की एक्सिस, ये एक्सिस हो गया आरटी की, ये। ठीक है सर, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ के आपको कितना हो गया, आरटी हो गया सर। ठीक है, अब क्या करता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा इन लाइंस को मिला देता हूँ। ये मैं दोस्तों पहली लाइन मिलाता हूँ अपनी, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे मिला दूँ ऐसे। ठीक है सर, ठीक है सर, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, R0 हो जाएगा। भाई वाई एक्सिस तो यही है ना रेजिस्टेंस की एक्सिस, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है वही रेजिस्टेंस तो यहाँ पे भी होगा, वाई एक्सिस ये वाली है तो। ठीक है सर, यानी कि रेजिस्टेंस R0 यहाँ पे हो जाएगा। और अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं, अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं यहाँ पे दोस्तों ऐसे, तो तब देखिए हमारा क्या होता है, क्या बनता है। ठीक है, क्या हम लोग रिलेशन निकाल पाते हैं। तो दोस्तों ये एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। सपोज इसे नाम देता हूं मैं ओ ए और बी, ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल है। ठीक है, ये इसका एंगल मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया है, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन के आ गया है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब दोस्तों अगर मैं ओ बी को देखूं, यानी कि यहां से यहां तक देखूं, यहां से यहां तक देखूं, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि सर ये तो है हमारा T डिग्री माइनस के 0 डिग्री। भाई T डिग्री माइनस के 0 डिग्री सही है ना। देखो ये चीज है, होती है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट 5 मीटर है और यहाँ पे कोई पॉइंट 10 मीटर है, 10 मीटर। अब ये O है, ये B है। अब मैंने बोला सर कि OB के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो यही तो होता है 10 माइनस के 5, यानी कि 5 मीटर। बोले हाँ जी सर, ऐसे ही निकालते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे अप्लाई होगा कि सर
अगर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे टी डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे टी डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो ओबी का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, टी डिग्री माइनस के 0 डिग्री। ठीक है सर। अब सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ तक रेजिस्टेंस है आर नॉट और यहाँ तक रेजिस्टेंस है आर टी, यहाँ तक रेजिस्टेंस है आर नॉट, यहाँ तक रेजिस्टेंस है आर टी। तो जो ये वाला सेगमेंट मैं लूंगा, ये वाला सेगमेंट, ये वाला, एक मिनट, हाँ आर नॉट ये है ना, आर नॉट ये, तो सर जो मैं ये वाला सेगमेंट लूंगा, ये वाला, यानी कि ए बी यहां से और यहां तक, इसे सर मैं उसी हिसाब से आर टी माइनस के आर नॉट लिख सकता हूँ, आर टी माइनस के आर नॉट लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास सर दो वैल्यू आ जाती है, पहली वैल्यू मेरी टी माइनस के 0 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या आ जाएगा सर, आर टी माइनस के आर नॉट। ठीक है सर, ठीक है सर, इतनी चीज़ मुझे समझ में आ गई है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज में। सबसे पहले आ जाता है हमारा स्लोप। तो स्लोप ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो सर ओ ए बी ट्राइंगल की जो स्लोप होगी वो क्या होने वाली है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। ओ ए बी ट्राइंगल क्या होता है, ओ ए बी ये ट्राइंगल है। अब सर स्लोप क्या होती है, स्लोप आपने पढ़ी होगी अपनी ज्योमेट्री में, स्लोप को बोलते हैं हिंदी में प्रवणता, स्लोप को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में क्या होता है, प्रवणता। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हमें इस ट्राइंगल की स्लोप निकालनी है, या फिर कहो ओ ए लाइन की स्लोप निकालनी है, हमें ओ ए लाइन की क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। तो दोस्तों स्लोप m बराबर होता है, आप लोगों ने अपने बेसिक कक्षाओं में पढ़ा भी होगा दोस्तों, स्लोप m बराबर होता है, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और स्लोप m बराबर होता है दोस्तों टेन थीटा। स्लोप m बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। ठीक है सर, टेन थीटा, स्लोप m बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ये चीज हमारी समझ में आ गई। अब हम लोग स्लोप, अब आप लोग दोस्तों स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से देखिए, स्लोप m बराबर टेन थीटा हो गया, तो स्लोप m बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब अपॉन में आधार, लंब अपॉन में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा बराबर यही तो होता है ना दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो दोस्तों ट्राइंगल ओ ए बी में देखिए कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, तो सर परपेंडिकुलर तो आपका ए बी है, और ए बी का वैल्यू कितना है, आर टी माइनस के आर नॉट। भाई ए बी ट्राइंगल है, सॉरी ए बी परपेंडिकुलर है, और ए बी का वैल्यू कितना है, आर टी माइनस के आर नॉट। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि पी अपॉन में बी, और परपेंडिकुलर का सर वैल्यू कितना है, आर टी माइनस के आर नॉट, आर टी माइनस के आर नॉट अपॉन में। अब देखिए दोस्तों बेस का वैल्यू क्या है, बेस क्या है, ओबी, बेस क्या है, ओबी, और ओबी का वैल्यू कितना है, टी डिग्री माइनस के 0 डिग्री, दैट इज टी डिग्री माइनस के 0 डिग्री। ठीक है सर, ये भी हमारी चीज समझ में आ गई कि सर स्लोप m बराबर क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब अपॉन में आधार, और सर लंब जो परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू कितना है, आर टी माइनस के आर नॉट, और बेस का वैल्यू कितना है, टी डिग्री माइनस के 0 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है सर, ये चीज हमारी समझ में आ गई। दोस्तों क्या मैं यहां से आर टी माइनस आर नॉट को क्या मैं दोस्तों ये लिख सकता हूँ, चेंज इन रेजिस्टेंस, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए दोस्तों आर टी माइनस के आर नॉट, यानी कि क्या है दोस्तों एक रेजिस्टेंस आर टी था, एक रेजिस्टेंस आर नॉट था, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस का चेंज कितना हुआ, आर टी माइनस के आर नॉट, चेंज इन रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ ना दोनों के डिफरेंस को, कि रेजिस्टेंस में सर इतना चेंज आया। सपोज पहले रेजिस्टेंस 10 ओम था, अब रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया, इन दोनों के बीच में जो चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, तो डेल आर से अगर मैं उसे डिनोट करूँ तो डेल आर होता है, पहले सर 10 ओम था और सर बाद में कितना हुआ, 5 ओम हो गया। तो मैं अगर मैं इन दोनों का माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 5 ओम के। सर 5 ओम का दोनों रेजिस्टेंस में क्या हुआ, चेंज हुआ है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि सर आर टी माइनस आर नॉट को आप लोग क्या लिख सकते हो, चेंज इन रेजिस्टेंस लिख सकते हो, चेंज इन रेजिस्टेंस सर आप लोग इसे लिख सकते हो। रेजिस्टेंस को मैंने आर से डिनोट कर दिया खाली। उसी हिसाब से टी डिग्री माइनस के 0 डिग्री, टी डिग्री माइनस के 0 डिग्री, इसे मैं चेंज इन टेम्परेचर लिख सकता हूँ ना, तो सर इसे क्या लिख सकते हो आप, चेंज इन टेम्परेचर लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर लिख सकते हो। ठीक है सर, तो सर हमें इतनी चीज समझ में आ गई, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे अभी तक ये वाला, इसे भी ध्यान रखना। ये आपको पहले से पता रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, मतलब अब ध्यान रख लीजिए इस फॉर्मूले का। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट कि सर
रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस जब हम लोगों ने किया तो उसमें जो स्लोप है सर, स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा, वो बताती है आपके परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब अपॉन में आधार को, और परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है सर आर टी माइनस के आर नॉट अपॉन में टी डिग्री माइनस के 0 डिग्री, जो कि सर जिसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो स्लोप होती है, स्लोप क्या बताती है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आर टी माइनस के आर नॉट अपॉन में टी डिग्री माइनस के 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। तो ये आ गया आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस का गेम जो आपको समझना था। ठीक है सर, ठीक है सर। अब चलते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर कोफिशिएंट पे। अब चलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट पे। जब दोस्तों हम लोग इस सेगमेंट के रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये जो फॉर्मुलेज मैंने लिखवाए हैं, ये जो दो फॉर्मूला भी लिखवाए हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होगा और किस हिसाब से होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी बस आपको करते जाना है जो मैं करवा रहा हूँ। दोस्तों अब आती है एक चीज, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट कि सर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कि सर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट सर क्या होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ स्लोप, is the ratio of slope and reference resistance. It is the ratio of slope and reference resistance कि सर ये जो होता है वो स्लोप और रेफरेंस रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, अब सर इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से, अल्फा से। ठीक है, अल्फा से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। अब सपोज अगर आपको पूछा जाए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे हम लोग लिखते हैं अल्फा जीरो। अल्फा जीरो का मतलब क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर। सपोज बोला है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट बताइए T डिग्री सेल्सियस पे, तो अल्फा टी उसे हम लोग लिखते हैं। अल्फा टी का मतलब क्या है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट एट T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस, T मतलब कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन दोस्तों करते हैं। ठीक है सर। अब सर आपने बता दिया कि सर ये जो रेशियो होता है ये होता है स्लोप और रेफरेंस रेजिस्टेंस का रेशियो, स्लोप और रेफरेंस रेजिस्टेंस का रेशियो। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बराबर दोस्तों आपका क्या होता है, स्लोप अपॉन में रेफरेंस रेजिस्टेंस, रेफरेंस रेजिस्टेंस, रेफरेंस रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो स्लोप अपॉन में रेफरेंस रेजिस्टेंस, ये सर टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट है। यूनिट की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो इसकी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी यूनिट आ जाती है दोस्तों 1 अपॉन, यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, या फिर इसे ही हम लोग बोल देते हैं पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, ठीक है सर। इतनी चीज हम लोग को समझ में आ गई। अब थोड़ा सा समझिए कि ये रेफरेंस रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, रेफरेंस रेजिस्टेंस को यहाँ पे समझ लीजिए, छोटी सी चीज है बस। रेफरेंस रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, सपोज उसने बोला है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालो 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसने बोला है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में रेफरेंस रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस होगा वही रेफरेंस रेजिस्टेंस होगा। दोबारा सुनिए, सपोज उसने बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग क्या निकालिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, अल्फा जीरो। बोले हाँ जी सर सही बात है। तो सर अल्फा जीरो बराबर कितना हो जाएगा, स्लोप अपॉन में रेफरेंस रेजिस्टेंस, और रेफरेंस रेजिस्टेंस क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जिस टेम्परेचर पे आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है उसी टेम्परेचर पे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे
जो रेजिस्टेंस होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा सर, R0 होगा या फिर R0 होगा, तो स्लोप अपॉन में R0। तो ये चीज आप लोग को समझ में आया? बोले बिल्कुल सर, ये चीज हम लोग समझ गए कि अगर उसने बोला है अल्फा 0 यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में जो रेफरेंस रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो सर वही होगा जो उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होगा वही आपका रेफरेंस रेजिस्टेंस होगा, यानी कि R0। ठीक है सर। तो जैसे उसने बोला है कि अल्फा 0 मुझे निकालना है, तो अल्फा 0, बस ये पैटर्न आप लोग समझिए, अल्फा 0 निकालना है तो अल्फा 0 बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप अपॉन में R0, यानी कि रेफरेंस रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। उसने बोला है कि अल्फा टी निकालना है, तो अल्फा टी बराबर क्या हो गया, स्लोप अपॉन में T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा, RT। बोले हाँ जी सर। तो ये पैटर्न आपको समझना है, बस इस हिसाब से आपको रेफरेंस रेजिस्टेंस लिखना है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है। अगर उसने बोला होगा सपोज अल्फा 3 यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 डिग्री सेल्सियस पे निकालो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप अपॉन में रेजिस्टेंस एट 3 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 3 डिग्री सेल्सियस यानी कि R3। ठीक है। ठीक है सर। तो बस यही आपको चीजें ध्यान रखनी है कि आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट में रेफरेंस रेजिस्टेंस कैसे लेके चलना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस एट 3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, यानी कि RT की हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों अभी अगर आपको रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस का सीक्वेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग बस जैसे मैं करवा रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए। जब हम लोग लास्ट में इसका पूरा कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सीक्वेंस क्या है। वैसे चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस वैसे वैसे पढ़ते चलिए। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है। और जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है, सारे आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट यानी कि डेरिवेशंस पूछा जाएगा, वो भी मैं करवा रहा हूँ। और आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला पार्ट हो तो उसमें भी आपको थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म से फेमिलियर करवा देता हूँ जो कि आप लोग अभी तक हो भी चुके होंगे। तो सर R0, सबसे पहले R0। तो सर R0 का वैल्यू तो हम लोग ये समझ रहे हैं, ये क्या है सर, ये है आपका रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सर ये क्या है, R0 से हम लोग ये समझ रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस होता है R0। ठीक है। तो सर दूसरा है RT। तो सर RT का वैल्यू हम लोग ये समझ रहे हैं, ये आपका रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस कि सर ये T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है। ठीक है मेरे भाई। फिर हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों अल्फा 0 को। तो अल्फा 0 से सर हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि TC एट 0 डिग्री सेल्सियस। बोले हाँ जी। हाँ जी सर, यही हम लोग समझ रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, आपका अल्फा 0 है, आपका अल्फा 0 है। ठीक है। और दूसरा है सर आपका अल्फा टी। तो सर अल्फा टी से हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट एट T डिग्री सेल्सियस कि T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका अल्फा टी है। तो दोस्तों आई होप आप इन टर्म से फेमिलियर होंगे, अब इन्हीं का थोड़ा सा काम है आगे। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक चीज पे कि सर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अल्फा 0, तो अल्फा 0 का मतलब मेरा सीधा सीधा हो जाएगा आपका स्लोप अपॉन में R0, भाई स्लोप अपॉन में R0, यानी कि अल्फा 0 के केस में डिफरेंस रेजिस्टेंस R0 ही तो होगा। बोले हाँ जी सर सही बात है, और ये आपने पहले भी बताया इसलिए हमें ये ध्यान है कि हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा 0 का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो स्लोप अपॉन में R0। ठीक है। स्लोप अपॉन में R0 सर हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ओके। तो अब इससे आगे थोड़ा सा अगर हम लोग चले तो अल्फा नॉट बराबर, अब स्लोप को क्या मैं दोस्तों ये लिख सकता हूँ, देखिएगा RT माइनस के R0 अपॉन में T माइनस के 0 अपॉन में T माइनस के 0। बोले हाँ जी सर लिख सकते हो, क्योंकि स्लोप का मीनिंग यही तो होता है। स्लोप m बराबर tan थीटा बराबर कितना होता था, RT माइनस के R0 अपॉन में T माइनस के 0। बोले हाँ जी सर यही होता था, तो ये आप लोग लिख सकते हो। अब ये तो मैंने स्लोप का वैल्यू लिखा, अब स्लोप के अपॉन में क्या है, R0 है, सर R0 को आप लोग लिखेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, तो अब इसके अपॉन में तो ये है, लेकिन R0 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो R0 के अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 माना। बहुत बेसिक से देखिए दोस्तों, मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपको मैथ नहीं भी आती है तब भी आप इन क्लासेस को फॉलो करेंगे
तब भी आपको चीजें आ जाएंगे। टी माइनस के 0 इसे ऐसे ही लिखते हैं और नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं, ये आपको पता है। तो 1 अपॉन में आर नॉट। बोले हाँ जी सर सही बात है। तो क्या मैं अल्फा 0 बराबर यहाँ से ये लिख सकता हूँ आर टी माइनस के आर नॉट अपॉन में, अब देखिए दोस्तों टी माइनस 0 की जगह पे मैं टी पुट कर दूं केवल। बोले हाँ जी सर कर सकते हैं भाई, 2 माइनस 0 बराबर 2 ही तो होता है ना, तो टी माइनस 0 बराबर टी लिख दिया मैंने यहाँ पे। और सर 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये चीज तो ऊपर सेम रहने वाली है। और आर नॉट का मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ करेंगे टी के साथ, तो ये कितना हो जाएगा टी इंटू में आर नॉट, टी इंटू में आर नॉट। तो बोले सर हाँ जी यही बात है, तो ये आपका यहाँ से ये आ जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर मैं इस टी आर नॉट को यहाँ ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। बोले हाँ जी सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज अल्फा नॉट इंटू में टी इंटू में आर नॉट इज इक्वल्स टू आर टी माइनस के आर नॉट। बोले हाँ जी सर सही बात है, ये इस हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा सा इसे सॉल्व करें। इस आर नॉट को अगर मैं यहाँ भेज दूं, इस आर नॉट को अगर मैं यहाँ भेज दूं, तो यहाँ ये माइनस का है तो यहाँ ये प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, तो सर आर टी बराबर आर नॉट, यहाँ माइनस का था ना, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस अल्फा नॉट इंटू में टी। अब इंटू का साइन मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, इंटू का साइन मतलब अगर इन दोनों के बीच कुछ साइन नहीं है तो इंटू का साइन है, ये आपको पता होगा, इंटू में टी इंटू में आर नॉट। बोले हाँ जी सर ये आप लोग लिख सकते हो। अब थोड़ा सा एक चीज देखो दोस्तों, यहाँ पे आर टी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे भी आर नॉट है और यहाँ पे भी आर नॉट है, यानी कि इन दोनों टर्म में क्या है आर नॉट है। तो मैं आर नॉट को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। इसमें भी आर नॉट है, इसमें भी आर नॉट है, तो मैं आर नॉट को कॉमन ले लेता हूँ। तो आर नॉट को मैंने क्या कर लिया दोस्तों, कॉमन ले लिया, आर नॉट को बाहर ले लिया, तो आर नॉट आ गया बाहर, आर नॉट तो अंदर क्या बचा, अब यहाँ पे आर नॉट ही था तो आर नॉट को बाहर ले दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस अब यहाँ पे क्या है अल्फा नॉट टी इंटू में आर नॉट, तो आर नॉट को बाहर ले दिया, तो यहाँ क्या बचा अल्फा नॉट इंटू में टी। बोले हाँ जी सर यही बचा। तो यही दोस्तों आपका वैल्यू होता है, यही आपका, इसी हिसाब से आप लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले से आप लोग टी डिग्री सेल्सियस पे क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा, टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस होगा दोस्तों आपका आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू में टी। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप लोग क्या करते हैं टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस को निकालते हैं। क्लियर है, क्लियर है सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन बता रहा है कि ये कैसा होगा, कंडक्टर मटेरियल होगा, क्योंकि कंडक्टर ही पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है सर। और सर अगर ये ऐसा होता आर टी बराबर आर नॉट इंटू में 1 माइनस के अल्फा नॉट टी, तो सर ये क्या होगा, तो ये होगा सर इंसुलेटर मटेरियल होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, ये माइनस है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, नेगेटिव को मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, इंसुलेटर के बारे में बता रहा है। हालांकि आपको इंसुलेटर के बारे में पूछा नहीं जाएगा ज्यादा, आपको मोस्टली कंडक्टर के बारे में ही पूछा जाएगा, तो आपको पहला वाला ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए कि अगर इंसुलेटर के लिए पूछ ले तो वहां पे क्या आ जाता है, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेल्सियस का आर टी का। तो आर टी का वैल्यू कितना होता है, आर टी बराबर आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा नॉट टी, ठीक है सर, ठीक है सर। जिन्होंने सेमेस्टर एग्जाम देना है वो इस डेरिवेशन को ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछ लिया जा सकता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले डेरिवेशन को ध्यान रखेंगे ही, साथ ही साथ इस फॉर्मूला को सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। डेरिवेशन को अगर एक टाइम पे कॉम्पिटेटिव वाले छोड़ भी दे तो फॉर्मूला को नहीं छोड़ना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब थोड़ा सा एक स्मॉल सा चेंज करते हैं दोस्तों, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आइए दोस्तों अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट एट टी डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अल्फा टी को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट एट टी डिग्री सेल्सियस अल्फा टी को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सर सबसे पहले हमें इतना पता है कि अगर मैं अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, अल्फा टी बराबर स्लोप अपॉन में आर टी, स्लोप अपॉन में आर टी। बोले हाँ जी सर ये हमें समझ में आ गया कि आप इतना लिख सकते हैं। और स्लोप अपॉन में आर टी को अगर मैं देखूँ तो अल्फा टी बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर नॉट सॉरी आर टी माइनस के आर नॉट अपॉन में टी माइनस के 0 को मैं टी लिख देता हूँ डायरेक्ट, और इस अब अपॉन में आर टी करूंगा, और इस आर टी को जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये इस टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ टी इंटू में आर नॉट। बोले हाँ जी सर ये आप लिख सकते हो, सॉरी आर टी, टी इंटू में आर टी। बोले हाँ जी सर आप ये लिख सकते हो, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारी हो गई, ठीक है सर। दूसरा दोस्तों अगर मैं अल्फा नॉट लिखूं, अल्फा नॉट बराबर कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आपका फिर से स्लोप अपॉन में आर नॉट
स्लोप अपॉन में आर नॉट, बोले हाँ जी सर। और फिर से वही सर मैं इसको लिख सकता हूँ आर टी माइनस के आर नॉट अपॉन में टी माइनस के जीरो को टी लिख सकता हूँ, ठीक है, स्लोप का वैल्यू ना, और इंटू में ये आर नॉट ऊपर चले जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी इंटू में आर। बोले हाँ जी सर, ये आप लिख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इस वाले टर्म को मैं यहाँ लेके चलता हूँ, तो मेरे पास क्या आया, आर टी माइनस के आर नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट टी, अल्फा नॉट इंटू में टी इंटू में आर नॉट। बोले हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फा नॉट इंटू में टी इंटू में आर नॉट, ठीक है सर। अब क्या करता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर नॉट, आर टी माइनस के आर नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि सर आर टी माइनस आर नॉट का ये जो वैल्यू है अल्फा नॉट इंटू में टी इंटू में आर नॉट, इसका वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में आर टी माइनस आर नॉट यहाँ पे है, तो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा, तो सर हमारे पास निकल के आ जाएगा अल्फा टी बराबर आर टी माइनस आर नॉट की जगह पे उसका वैल्यू रख देंगे, तो उसका वैल्यू कितना है, अल्फा नॉट टी इंटू में आर नॉट, दैट इज अल्फा नॉट इंटू में टी इंटू में आर नॉट। बोले हाँ जी सर, ये रख दिया, ये तो आर टी माइनस आर नॉट का वैल्यू, और अपॉन में कितना है, टी इंटू में आर टी, अपॉन में आपका टी इंटू में आर टी, ठीक है सर। अब यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है सर। तो आपके पास अल्फा टी कितना आ जाएगा, अल्फा टी आ जाएगा अल्फा नॉट आर नॉट अपॉन में आर टी, ठीक है सर, सही बात है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, तो अल्फा टी बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा टी बराबर हो जाएगा अल्फा नॉट इंटू में आर नॉट अपॉन में आर टी का फॉर्मूला दोस्तों ने हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया था, सर इसका फॉर्मूला होता है आर टी बराबर आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा नॉट टी, कि सर यही तो अभी हम लोग ड्राइव करके आए हैं ना पिछले वाले डेरिवेशन में, कि सर रेजिस्टेंस टेम्परेचर, रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है टी डिग्री सेल्सियस में, यानी कि आर टी निकालना है, तो वो होता है आर टी बराबर आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा नॉट टी। तो आर टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो सर ये होता है आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा नॉट टी। बोले हाँ जी सर, होता है। अब यहाँ पे भी आर नॉट, यहाँ पे भी आर नॉट, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसल, तो यानी कि दोस्तों आपका अल्फा टी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा टी बराबर आ जाएगा अल्फा नॉट अपॉन में 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू में टी। तो ये दोस्तों आपका अल्फा नॉट इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ये भी दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे आर टी वाला था, ये आपका दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट है टी डिग्री सेल्सियस, तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगेन वही बात यहाँ पे भी रिपीट होगी कि अगर प्लस साइन है तो कंडक्टर के लिए, अगर माइनस साइन होता तो इंसुलेटर के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये डेरिवेशन भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो फिर आइए दोस्तों, अब चलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस के लास्ट मूव की तरफ। दोस्तों अभी इसमें एक दो डेरिवेशन और थी जिससे कि हम लोग R2 और अल्फा 2 निकालना सीखते हैं, लेकिन दोस्तों वो डेरिवेशन आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी नहीं और आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी नहीं, तो उसको करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम का वेस्ट होगा। और करने का सीक्वेंस वही है बिल्कुल जो मैंने, जैसे मैंने RT और अल्फा टी निकाला वही सीक्वेंस है करने का, बस वैल्यूज RT की जगह पे R2 आ जाएगा, अल्फा टी की जगह पे अल्फा 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी वही सीक्वेंस है करने का, अगर आप चाहें तो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमें बस इनके रिजल्ट से मतलब है कि R2 के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा और अल्फा 2 के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा, वो रिजल्ट से हमें मतलब है। तो मैंने अब यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीजें है बस वो लिख दी है, ठीक है। जैसे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस में दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इनसे आपके दोस्तों न्यूमेरिकल बनते हैं, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने समरी बना के यहाँ पे लिख दी है। अगर आपको पीछे का कुछ समझ नहीं आया तो आपको बस ये याद होना चाहिए, अगर आपको ये याद है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दूसरा दोस्तों इसके साथ आपको आरटी का कैलकुलेशन जब हम लोगों ने किया था और अल्फा टी का कैलकुलेशन किया था वो भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपके सेमेस्टर एग्जाम के डेरिवेशन में पूछा जाता है। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तो दोस्तों सब यहीं से बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है दोस्तों वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने देखा कि आरटी का फॉर्मूला क्या होता है, आरटी बराबर आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा नॉट टी। आरटी क्या होगा कि किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, और आर नॉट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, अल्फा 0 क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टी क्या होगा टेम्परेचर होगा जो भी, ठीक है। अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा नॉट टी। इस हिसाब से दोस्तों आप लोग किसी भी टेम्परेचर पे अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों इसी बेसिस पे ये फॉर्मूला भी आता है R2 बराबर, अगर आपको ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपको दो
टेम्परेचर दिए जाए, सपोज पूछा जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो बताइए कि 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया R2, और 10 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना था, जितना भी था वो हमने यहाँ पे R1 उसको ले लेंगे, और ये 30 डिग्री माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस T2 और T1 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको फिलहाल फॉर्मुला ये याद रखना है, R2 बराबर R1 इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस के T1। इस हिसाब से R2 फाइंड करेंगे। अल्फा 2 के लिए अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस के T1। ठीक है दोस्तों, सपोज कभी आपको टेम्परेचर फाइंड करने के लिए पूछ दे कि टेम्परेचर ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फॉर्मुला ये होता है T2 बराबर R2 माइनस के R1 अपॉन में R1 अल्फा 1 प्लस T1। ठीक है सर, स्लोप आपको पता है दोस्तों, स्लोप क्या होता है, स्लोप m बराबर tan थीटा बराबर R2 माइनस के R1 अपॉन में T2 माइनस के T1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने T माइनस के 0 भी लिखा था, वो भी एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुल मिला के ऊपर क्या होना चाहिए, चेंज इन रेजिस्टेंस, और नीचे क्या होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर। ये भी तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, तो ये हमें समझ में आ गया है कि स्लोप m बराबर tan थीटा बराबर R2 माइनस के R1 T2 माइनस के T1। ठीक है दोस्तों, दूसरा टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मुला हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना तो स्लोप अपॉन में रेफरेंस रेजिस्टेंस, इस हिसाब से दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप ये सारा फॉर्मुला आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे कि सर इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, देन आपको इन फॉर्मुलास का यूज समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे इस सेगमेंट से, रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस से हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, इफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट at 0 degree Celsius is 1 upon 1 by 50 1 upon 150 degree Celsius, then find the resistance of wire at 0 degree Celsius। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डाटा देखेंगे। हमारे पास दिया है कि एक वायर का जो रेजिस्टेंस है 10 ओम है 50 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास RT जो है RT, ठीक है RT, या फिर देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर जो हमारे पास, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, और इस 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो आपका रेजिस्टेंस दिया है, यानी कि RT या फिर R 50 डिग्री सेल्सियस, या फिर RT ही लिख लेते हैं, RT दिया है आपका 10 ओम। ठीक है सर, ठीक है सर, यानी कि अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि T बराबर 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें जो रेजिस्टेंस RT का वैल्यू दिया है वो दिया है 10 ओम। ठीक है सर, और सर हमें बोला है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा 0 से, अल्फा 0 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अल्फा 0 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 अपॉन 150 डिग्री सेल्सियस, 1 अपॉन 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, डिग्री सेल्सियस ऐसे में दिया है। तो हमारे पास दिया है कि 50 डिग्री T बराबर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 1/150 डिग्री 1/150 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है सर, तो हमें बोला है कि हम लोगों ने क्या निकालना है, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें R0 का वैल्यू निकालना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना होगा, R0 होगा, तो R0 का वैल्यू निकालना है। तो सर आपने हमें फॉर्मूला पढ़ाया था, दैट इज RT बराबर R0 इंटू में 1 प्लस अल्फा नॉट T, 1 प्लस अल्फा नॉट T। बोले हाँ जी सर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ाया था। तो आपको दोस्तों RT कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। ठीक है सर, 10 बराबर R0 तो आपको निकालना है ना, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है सर, बराबर R0 इंटू में 1 प्लस, अब अल्फा नॉट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दे रखा है, अल्फा नॉट बराबर 1/150, 1/150। न्यूमेरिकल दोस्तों आपका इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप वैल्यूज लिख लीजिएगा कि जो आपको दिया होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, 1/150 इंटू में T, अब T क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना है दोस्तों 50। ठीक है सर, टेम्परेचर 50 है। अब इस 50 से मैं 150 को काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है सर, ठीक है सर, तो आ जाएगा 10 बराबर R0 इंटू में 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3। ठीक है सर, अब अगर मैं इस 1 प्लस 1/3 को यहाँ देखूंगा तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास R0 इंटू में 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 4/3। ठीक है सर, यानी कि R0 इंटू में 4/3। तो R0 का जो अगर मैं यहाँ से वैल्यू ले लूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये 3 यहाँ डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू में 3, 10 इंटू में 3 अपॉन में ये 4 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ये आ जाएगा 4। और दोस्तों जब मैं ऐसे करूँगा तो आ जाएगा 30/4, और दोस्तों ये आ जाएगा हमारा R0 का वैल्यू, यहाँ से R0 बराबर 30/4 को कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 7.5 ओम, 7.5 ओम। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लोग इसका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है।
अब देखते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 12 ओम एट 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप देखेंगे तो T1 आपको दिया है 50 डिग्री सेल्सियस और T1 पे आपका जो रेजिस्टेंस है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका R1 बराबर कितना, दैट इज 10 ओम, ठीक है सर, इतनी चीज हमें समझ में आ गई। दूसरा आपका T2 दिया है आपको 90 डिग्री सेल्सियस पे 12 ओम रेजिस्टेंस, तो T2 है 90 डिग्री सेल्सियस और इस पर रेजिस्टेंस आपका R2 बराबर 12 ओम, ठीक है सर, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब बोला आपको क्या निकालना, फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अल्फा 50 निकालना है आपको, 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है सर। अब सर हमें अल्फा का मान पता है कि अल्फा क्या होता है, अल्फा बराबर होता है सर आपका स्लोप अपॉन में रेफरेंस रेजिस्टेंस, स्लोप अपॉन में रेफरेंस रेजिस्टेंस होता है ना, तो अल्फा 50 का मान क्या हो जाएगा, स्लोप अपॉन में रेफरेंस रेजिस्टेंस, तो अल्फा 50 का मान क्या हो जाएगा, स्लोप अपॉन में रेफरेंस रेजिस्टेंस। अब रेफरेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, रेफरेंस रेजिस्टेंस वो होता है जो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वही रेफरेंस रेजिस्टेंस होगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है आपका, 10 ओम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 ओम, ठीक है सर, 10 आ जाएगा। अब स्लोप का वैल्यू लिखिए, स्लोप का वैल्यू कैसे लिखेंगे, अल्फा 50 बराबर स्लोप क्या होता है, स्लोप को मैं ये लिख सकता हूँ R2 माइनस के R1 अपॉन में T2 माइनस के T1, बोले हाँ जी सर लिख सकते हो, T2 माइनस के T1 और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है सर। तो अल्फा 50 बराबर R2 माइनस के R1 यानी कि 12 माइनस के 10, तो 12 माइनस के 10 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में T2 माइनस के T1 यानी कि 90 माइनस के 50, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 40, 90 माइनस T2 माइनस के T1 यानी कि 90 माइनस के 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और इंटू में कितना आ जाएगा दोस्तों 10, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 5, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा अल्फा 50 बराबर आपका 1/200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन होगा। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। रेजिस्टेंस टेम्परेचर एनालिसिस के दोस्तों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं और कुछ क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जिससे आपकी इस टॉपिक के प्रति क्लियरिटी और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, खुद से भी क्वेश्चंस लगाने का ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में दोस्तों गलतियां सभी से होती है, लेकिन धीरे धीरे करके ही आदमी इंप्रूव होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।